समथिंग स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? आज हमने पढ़ना है क्राइसिस इंटरवेंशन क्या क्या है, और इससे रिलेटेड आपके पेन मैनेजमेंट वगैरह, और आप किस तरह से कोप करते हो डिफरेंट चीजों से, ये हम पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डिसीजन बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है। क्राइसिस जो है वो आपकी पर्सनल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और समटाइम्स क्राइसिस इस तरह के होते हैं कि आप अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस वैसे नहीं आ सकते। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आपकी क्या होनी चाहिए क्राइसिस के दरमियान में, जब आपका पेशेंट या कोई और क्राइसिस से गुजर रहा है किसी, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। पहला है साइलेंस। आप खाली चुप रह के भी जो है कोई अगर किसी मुश्किल से गुजर रहा है तो उसको हौसला दे सकते हो, उसके साथ खड़े हो सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपली उसके साथ हो तो उससे तब भी फील होगा कि अगर आप बेशक आप चुप हो से तब भी फील होगा आपका जो भी पेशेंट है, कोई जो भी है पर्सनल, कोई आपका रिलेटिव वगैरह है, तो उसको फील होगा कि हाँ कोई मुझे सपोर्ट करने वाला है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आप आई कांटेक्ट को मेंटेन रखो। इसके अलावा जो है ऐसे एक्सप्रेशन बनाओ जिससे पता चले कि हाँ आप सिंपैथेटिक हो अगले बंदे के साथ, उसकी बात को सुन रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फिर पैराफ्रेजिंग करो कि वो जो जो बोल रहे हैं आप उसको रिपीट करो, ठीक है। या उसमें एक दो चीजों का को ऐड करके पैराफ्रेज करो, ताकि जो है एम्पैथी आप शो कर सको और अंडरस्टैंडिंग शो कर सको जो भी इंसान आपके साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहा है, ठीक है। और जो इंसान बोल रहा है आपको अगर उसके इमोशन समझ आए तो उससे आप बोलो, ताकि उसे पता चले कि हाँ अगला बंदा मेरे साथ मेरी बात को समझ रहा है। अब आप डिसेबिलिटी से कोप कैसे करते हो, कोपिंग करने की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। तीन स्ट्रेटजीज होती हैं कोपिंग करने की, मतलब किसी चीज के साथ लड़ने की, किसी चीज को सोल्व करने की, किसी चीज को डील करने की तीन स्ट्रेटजीज होती हैं। एक आपका है अटैक, देन विथड्रॉल एंड देन कॉम्प्रोमाइज। अटैक में आप क्या करते हो कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी आपका ट्रिगर है किसी भी चीज का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, आप उसको देखते हो कि वो है क्या, उसकी वो प्रॉब्लम आपकी क्या, और उसे आप कितना डिफरेंट तरीकों से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी हर्डल क्या है और उसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हो ताकि आप अपना गोल अचीव करो। अटैक जो आपका है वो आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, आपके लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और जो चीज आपके गोल के दरमियान में रुकावट बन रही है उसको आप हटा सकते हो। विदड्रॉ क्या होता है, विदड्रॉ में जो सिचुएशन आपको स्ट्रेस में डाल रही है, फिजिकल साइकोलॉजिकल, उससे आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हो, उससे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब जो सी है वो आपको स्ट्रेस में डाल रही है और आप उसे कोप अप नहीं कर पाए, तो आप उसे पीछे हटना शुरू हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह कुछ केसेस में जो सा विड्रॉल है वो स्ट्रेस की वजह से भी आ जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप किसी चीज का सामना नहीं कर पाते, तो आप पीछे हटना शुरू हो जाते हो, चुप रहना शुरू हो जाते हो, उस सिचुएशन का सामना करना बंद कर देते हो। फिर है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल गोल था उससे हटकर आप उसे या फिर तो हाफ अचीव करते हो, या उसमें से कुछ पार्ट अचीव करके भी आप सेटिस्फाई हो जाते हो, तो इसे आप कॉम्प्रोमाइज बोलते हो। कि मतलब जो चीज आप फुली अचीव करना चाह रहे हो वो आपने अचीव नहीं की, लेकिन उसका कुछ पार्ट अचीव कर ले तब भी आप कहते हो ठीक है, बहुत है, हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत सी चीजों के ऊपर। इसका कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मकसद होता है कि ताकि आप अपने बिहेवियर्स को इवेल्युएट कर सको, बिहेवियर्स को अच्छा कर सको, और सेटिस्फाई फील कर सको, अगर इवन तो आपको सारी चीजें अचीव नहीं हो पा रही, ठीक है। अब स्ट्रेस जो सा है वो आपकी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और आपके जो नेचुरल बिहेवियर्स हैं उनको चेंज कर सकता है। अ, अब स्ट्रेस की कुछ स्टेजेस हैं, तीन स्टेजेस हैं स्ट्रेस की। फर्स्ट स्टेज जिसे आप अलार्म रिएक्शन कहते हो, सेकंड स्टेज जिसे आप रेजिस्टेंस बोलते हो, और थर्ड स्टेज जिसे आप एग्जॉस्शन बोलते हो।
फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो चुकन्ना हो जाता है, ठीक है। और आपका ऑटोनोमिक सिस्टम जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और आपकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आती है, और आप फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में होते हो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होती है आपकी, स्ट्रेस की चौकन्ना रहना शुरू हो जाते हैं, हर चीज जो सी है वो आपको चौंका देती है, आपकी हार्ट बीट को तेज कर देती है, आपका सांस फुला देती है, ठीक है। आपके हाथों को कप कपाना शुरू कर देते हैं, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है स्ट्रेस की, ठीक है। और आपको पैनिक अटैक जो से हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन, जो आपकी अलार्मिंग स्टेज है, मतलब जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू गया, तो तब उसके बाद जो सा आपको आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी वो पैनिक अटैक्स की फॉर्म में देगी। फिर आपके पास आ जाती है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में आपकी जितने भी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होते हैं, ठीक है। और वो मैक्सिमम लेवल पर आकर स्ट्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आपके बिहेवियर वगैरह को वो कंट्रोल में रख सके। इसमें आपका ब्लड प्रेशर इंक्लूड होता है, ब्लड शुगर इंक्लूड होती है, हार्ट रेट इंक्लूड होता है, ये सारी चीजें आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये किस चीज का नतीजा है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रही है। या कि सेकंड स्टेज होती है, इसमें आप बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को देखना शुरू कर देते हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, और डेंजर सिचुएशन वगैरह को अवॉइड करना शुरू कर देते हो। फिर आपकी एग्जॉस्शन स्टेट आती है, जिसमें आपकी बॉडी अलार्मिंग सिचुएशन और रेजिस्टेंस सिचुएशन में रह रह के थक जाती है, कि हर वक्त पैनिक अटैक्स होना, हर वक्त जो करना रहना, हर वक्त विजिलेंट रहना, हार्ट बीट का तेज रहना, ब्लड प्रेशर का तेज रहना, इससे आपकी बॉडी थक चुकी होती है, उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। जब वो आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो सा है आपकी बॉडी वीकन हो जाती है, आपका माइंड वीकन हो जाता है, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आप वीक फील करना शुरू हो जाते हो, और आप में फिर सुसाइडल थॉट्स आती हैं और आपको डेथ ज्यादा आसान लगना शुरू हो जाती है। जब आपकी जब कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस को काफी लंबे टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो सा है उसमें उसको सुकून नहीं मिल पा रहा, वो उसका स्ट्रेस रिलीव नहीं हो पा रहा, तब जाके आपकी थर्ड स्टेज आती है। इनिशियल लोग जिनको थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस था उनमें ये स्टेज नहीं आती है। और आपकी बॉडी जो सी है वो स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट जो आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके उसको अडेप्ट करने की कोशिश करती है। जैसे आपका हार्ट बीट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, वो तेज रहना शुरू हो गया, हालांकि तेज है लेकिन आपकी बॉडी उसमें नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। दो आपकी बॉडी जो है वो अलार्मिंग स्टेज में आपको ला रही है, अलार्म आपको कर रही है, आपको विजिलेंट रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी खुद ब खुद इस चीज की इतनी अडेप्ट हो जाती है कि वो अब आपको अलार्मिंग सिचुएशन लगती नहीं है। और जो कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वेज आपके फिर आ जाते हैं स्ट्रेस को डील करने के। स्ट्रेस को डील करने में आपको कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, और महीने भी लग सकते हैं। वो डिफरेंट चीजें जो आपके स्ट्रेस को एलिवेट कर सकते हैं, उसमें कुकिंग है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, सिंगिंग है, एरोमा थेरेपी है, किसी से बात करना है, लिख लो किसी चीज को, किसी को अपनी स्टोरी बताओ, लाफ्टर थेरेपी करो। ये सारी जो है आपके शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को कंट्रोल करने की चीजें। और लॉन्ग टर्म जो से हैं जिनमें आपको महीनों सालों लग जाते हैं, उसमें काउंसलिंग है, क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, एक्सरसाइज है रेगुलर करना, मेंटोरिंग है, काउंसलिंग करो, आप अपनी हॉबीज को डेवलप करो, और लोगों के साथ असिस्टेंस लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट करो, अपने स्किल्स इनहांस करो, और स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करो। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों का ऐसा ग्रुप होता है
जो कि इंडिपेंडेंटली किसी सेम प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, किसी सेम प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो से आपके हैं ये इनवॉलेंटरली काम करते हैं। ठीक है। और डिफरेंट लोगों को जो डिफरेंट चीजों के साथ गुजरे होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन में मदद, डिसेबिलिटीज के साथ लोगों की मदद करना, जो लोग पॉवर्टी में हैं उनकी मदद करना, ये आपके सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। जो छोटे लोगों पर या ढेर सारे लोगों पर कंसिस्ट करते हैं, जो इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्रली आपकी मदद के लिए हाजिर होते हैं। इसमें डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो डिफरेंट तबकों से रिलेटेड हो सकते हैं, और वो दूसरों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए डिफरेंट काम कर सकते हैं। फिर गोल क्या होता है? जब डिफरेंट लोग जो से हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं किसी सेम प्रॉब्लम को डील करने के लिए, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो वो आपका गोल होता है। इनका गोल ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करें, लोगों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, और जो कॉमन प्रॉब्लम है उससे लोगों को अवेयर करवाए और मदद करें उनकी। अब इसका नतीजा क्या होता है कि इस तरह के जो से ग्रुप्स हैं ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत असरअंदाज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वॉलेंटरली अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और उनके अंदर नॉलेज फैलाते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं, और ये आपकी फिर कम्युनिटी को ग्रो करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेन मैनेजमेंट। पेन आपके पास कोई ऐसा अनप्लेजेंट सी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती है, आपको फिजिकली इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, IASP, ने पेन को इस तरह से डिफाइन किया कि ये एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि आपके हकीकत या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, मतलब वो टिश्यू डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे एसोसिएट होती है, उससे मिली जुली होती है, या फिर ये इस तरह के डैमेजेस के बारे में बात करती है, तो वो आपकी पेन कहलाती है। अब कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकली आप पेन को किस तरह ट्रीट करते हो, उसमें क्या है कि पेन थेरेपीज आपके पास होती हैं जिनमें आप मेडिसिन वगैरह का यूज नहीं करते। इसमें आपकी फिजिकल थेरेपीज हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं। ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि आप इन एक्सपेंसिव और सेफ तरीके से अपनी पेन को मैनेज कर सको। अब फिजिकली आप पेन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो कि आप जो सा है नोसिसेप्टर्स जो से पेन रिसेप्टर्स है उनको इनहिबिट करो ताकि पेन का फील होना कम हो जाए। इससे आप इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हो, हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हो, पोजीशनिंग कुछ इस तरह की बॉडी की रखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कमर में दर्द हो रही है तो कमर की डिफरेंट पोजीशन जिसमें कमर का दर्द रिड्यूस हो सकता है। अगर आपको स्टमक में, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रही है तो वहां पे हॉट पैड रखने से आपकी दर्द कम हो सकती है। अगर आपको ट्विचिंग हो रही है तो वहां पे कोल्ड पैड रखने से आपकी पेन कम हो सकती है। डिफरेंट मसाजेस जो से आपकी पेन को कम कर सकते हैं। तो ये फिजिकल इंटरवेंशन है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है आपका पेन का। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपकी क्या हो सकती है? कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो। ठीक है। जिससे आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो किसी साइकोलॉजिकल इश्यू की वजह से है, तो अब अपनी बिहेवियर को चेंज करो, अपने कोग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस में रिडक्शन करो, और कुछ कमिटमेंट्स करो, गोल्स बनाओ। पेन मैनेजमेंट की डिफरेंट थेरेपी जैसे म्यूजिक थेरेपी है, आपकी राइटिंग थेरेपी है, हॉबीज डेवलपमेंट है, एक्सरसाइज है, तो ये आपकी सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है फॉर पेन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं पेन मैनेजमेंट में? इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज करते हो, जिसमें इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉयडल इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, आपके डिफरेंट नोसिसेप्टर्स को इनहिबिट करने के लिए है, नर्व डैमेज को इनहिबिट करने के लिए आप कुछ जो है मेडिसिन यूज करते हो।
नॉन ऑपियोइड मेडिकेशन आपके पास हैं जो मॉडरेट पेन को यूज ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें आपके पास एनसेड है, एसिटामिनोफेन है और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, ये तीन जो से आपके नॉन ऑपियोइड मेडिकेशन है जो सबसे पहले पेन में दिए जाते हैं। अगर कोई भी अननोन पेन है, आपको आके कोई भी कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप जो है एनसेड्स दोगे, एसिटामिनोफेन दोगे, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मतलब एस्पिरिन, पैरासिटामोल या एनसेड्स, इनमें से कोई, ये फर्स्ट आपकी जो है वो ट्रीटमेंट थेरेपी होती है। फिर आपके पास अगर इनसे फर्क नहीं पड़ता है तो आप जो सा है कंपाउंड एनाल्जेसिक्स देते हो, जो एस्प्रिन या पैरासिटामोल के साथ कोडीन को आप ऐड करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इनसे भी आपको फर्क नहीं पड़ा या बहुत ज्यादा पेन है आपकी, जो आप मेजर करते हो पेन चार्ट से तो फिर आप ओपियोइड मेडिकेशन देते हो। ओपियोइड मेडिकेशन जो सी है वो मॉर्फिन पर या मॉर्फिन से रिलेटेड जो मेडिसिन है उससे मिलती जुलती मेडिसिन पर कंसिस्ट करती है, जो आपकी बॉडी में जाकर बहुत ज्यादा अफेक्टिव पेन किलर के तौर पे काम करती है। लेकिन ये वाली जो सी है ये आप हर सिचुएशन में नहीं दे सकते। डब्ल्यूएचओ ने इस एनर्जेटिक को जो सा है सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में अलाउ किया, जिसमें आप कैंसर में आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर जो सा है क्रोनिक पेन जो सी आपकी हैं, ब्रेन ट्यूमर्स की, हेमरेज की, या सर्जरी से रिलेटेड पेन, उनमें आप सिर्फ मॉर्फिन को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंट आर्म पेन वगैरह में, रेगुलर पेन में मॉर्फिन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। बेटा कोग्निटिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें आपकी मतलब कि नॉलेज, आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा हो, आपके इंटेलेक्चुअल चीजें इन्वॉल्व हो रही हो, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, किसी चीज को याद रखना। ठीक है, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व करता है ना, उसे आप कोग्निटिव बोलते हो। बेटा बेटा ओपियोइड मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिसमें मॉर्फिन या मॉर्फिन से मिलती जुलती मेडिसिन, मॉर्फिन के डिफरेंट कंपाउंड्स को आप यूज कर सकते हो, वो आपकी ओपियोइड मेडिकेशन होते हैं। और डब्ल्यूएचओ ओपियोइड मेडिकेशन को सिर्फ क्रोनिक पेन में यूज करने के लिए अलाउ करता है, आप इसे आम पेन में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल सर दर्द हो रहा है तो आप मॉर्फिन नहीं ले सकते। मॉर्फिन सिर्फ क्रोनिक पेन के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हैमरेज की पेन के लिए, कैंसर की पेन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन होती है कि वो आम जो आपकी मेडिकेशंस है उनसे नहीं ट्रीट आप कर सकते। अच्छा, अब डिसेबिलिटी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, कि डिसेबिलिटी किस तरह से एक इंडिविजुअल के मेंटल और इमोशनल जिंदगी को अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो है एडजस्टमेंट और इमोशनल रिएक्शन। जब भी कोई डिसेबिलिटी है वो आपको इमोशनली ट्रिगर करती है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, किसी पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी है, कि वो दूसरों से अलग लग रहा है, तो उसे हर चीज जो सी है वो सैड लगेगी, उसे गुस्सा जल्दी आ सकता है, सैड वो जल्दी हो सकता है, इमोशनल वो जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपकी डिसेबिलिटी है वो आपके इमोशनल रिएक्शंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल सब ठीक तरीके से चल रहे हैं, किसी को पोलियो है और वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा, तो उससे ये लगेगा बाकी सब सही तरह चल रहा है, मैं सही तरह से नहीं चल पा रहा, तो वो इमोशनल हो जाएगा, या उसे गुस्सा भी आ सकता है कि बाकी सब सही चल रहा है, वो सही चल रहा है, तो गुस्सा आ सकता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम जो सी है वो लोगों में, डिसेबल लोगों में कम होती है। उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव नहीं होता, या उन्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपने आप को दूसरों से कम फील करते हैं और ज्यादा बढ़ चढ़ के चीजों में हिस्सा नहीं लेते, ज्यादा डिबेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी डिसेबिलिटी का। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि फिर डिप्रेशन इन लोगों में ज्यादा आ सकता है, एंजाइटी ज्यादा हो सकती है, फिर ट्रोमैटिक डिसऑर्डर ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो जाहिर है इमोशनल रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम कम हैं,
हमें किसी चीज की कमी है, हम दूसरे लोगों की तरह काम नहीं कर सकते, दूसरे लोगों की तरह चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनको डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है और इससे उनके माइंड पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। जो डिसेबल लोग हैं उनकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज भी थोड़ी सी कम होती हैं। वो डिफरेंट चीजों के साथ अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। उनके लिए जो सा है, बच्चों जरा मुझे एक मिनट टाइम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी अबू। हाँ जी अबू। नेबू सीना तभी नहीं आई। अ, अबू उसका भी थोड़ी देर पहले फोन आया था कि वो थोड़ा सा लेट आएगी। पता नहीं, मैं अम्मी से पूछ के बता दूंगा आपको। अभी फोन आया। जी, तो हम बात कर रहे थे कॉपिंग स्ट्रेटजीज। जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज चीजों का सामना करना, उनको सोल्व करना, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना वो भी थोड़ी कम होती है। उन्हें ज्यादातर जो है अपने जो उनके करीबतर लोग हैं उनकी जरूरत पड़ जाती है डिफरेंट चीजों से निपटने के लिए। ऐसे लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो भी थोड़ी वीक होती है, उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, फिजिकल अपीयरेंस से उनको अपनी बहुत शिकायत रहती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन मोस्टली उन्हें लगता है कि उनमें किसी चीज की कमी है। ऐसे लोगों का जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए। तो ऐसे लोगों को हमेशा फैमिली का नेटवर्क सपोर्ट होना स्ट्रोंग होना चाहिए उनका। उनके फ्रेंड्स और उनके जो से ग्रुप्स हैं आसपास के वो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनके साथ उनकी मदद करें और उनके साथ ऐसे बिहेव करें कि वो उनका हिस्सा है, उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो इससे उनके साइकोलॉजिकल जो सेहत है उस पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो डिसेबल लोग हैं या डिसेबल आपके पेशेंट होते हैं, पर्सोनल्स होते हैं, उनको नई स्ट्रेंथ और कोई पर्पस वगैरह जो सा है उनकी जिंदगी में लाना पड़ता है। और फिर वो जो सा है अपनी पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और उसमें फिर रेजोल्यूट हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रोथ करनी है, दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है और अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है। डिस्क्रिमिनेशन जो सी है हमारी सोसाइटी के अंदर वो जो है अ, इन लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी वर्थ जो है नहीं है, उनका सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाता है, उनको अपनी सेल्फ वर्थ जो होती है वो कम होती हुई फील होती है और उनको अपनायत जो है वो खत्म हो जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस जो हमारी सोसाइटी के अंदर है कि किसी को उसकी फिजिकल अपीयरेंस की तौर पे जज करना, ठीक है। तो ये सारे जो है बैरियर्स होते हैं ऐसे लोगों की सेल्फ ग्रोथ में, ठीक है। अब जो डिसेबल लोग हैं उनकी डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स तक, मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक, जिसमें डिफरेंट थेरेपीज उनको प्रोवाइड किए जाएं और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ताकि उनमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थनेस और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ वो वर्थ है और वो आसान इस दुनिया का ही हिस्सा है और उनमें किसी चीज की कमी नहीं है और उनका जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो अच्छी हो सके। किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें।
बेटा स्टिग्मा आपके ऐसे नेगेटिव आप बिलीफ वगैरह को कह सकते हो जो आपकी सोसाइटी में चले आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होते हैं, ठीक है, उसे आप स्टिग्मा बोलते हो। नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स जो आपकी सोसाइटी में चलते आ रहे हैं, वो स्टिग्मा कहलाते हैं। किसी और का और कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, आप कह सकते हो कि सुपरस्टिशन बिलीव आर इक्वल टू स्टिग्मा। कि बेटा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।